अपने पिता की इन तस्वीरों को रिलीज करवाकर अपने लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनके विरोधियों का आरोप है। इससे पहले आपको याद होगा, जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने भी ऐसी ही एक तस्वीर अपनी मां के साथ मीडिया के लिए रिलीज की थी। और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जब अरेस्ट हुए थे, तब उन्होंने भी अपनी मां के साथ उनके चरण छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए ऐसी ही तस्वीरें रिलीज की थी। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले इसी तरह अपनी मां का आशीर्वाद लिया था, और वो तस्वीरें भी संजय सिंह ने और उनकी टीम ने मीडिया में रिलीज कर दी थी। यानी गिरफ्तारी अब एक फिल्म की शूटिंग जैसी बन गई है, जिसमें जमकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, वीडियो बनाया जाता है, और ये तमाम नेता अपने परिवार के जरिए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। वरना ये जो सारी बातें हैं, ये निजी चीजें होती हैं, और भीड़ के रूप में समर्थकों को फिर इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में वीडियो तैयार किए जाते हैं, और इस दौरान ज्यादातर नेताओं का फेवरेट डायलॉग होता है कि मोदी जी मुझसे डरते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि मोदी को मुझसे डर लगता है। और अब अरविंद केजरीवाल भी ठीक यही कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गीय मां के साथ कभी कोई वीडियो रिलीज किया करते थे, तो यही विरोधी दल के जो नेता हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते थे और कहते थे कि जब वो अपनी मां से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी तस्वीरें क्यों बाहर आ रही हैं, उनके वीडियोस क्यों बाहर आ रहे हैं, और उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब आप ये देखिए कि विरोधी दल ही कैसे ठीक उसी तरह के वीडियोस अब अपने लिए जारी करते हैं। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के लोकसभा चुनावों पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि देश भर में लोग यही बात पूछ रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 33% और वर्ष 2019 में 18% वोट मिले थे, और आम आदमी पार्टी पिछले दोनों चुनावों में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से हार गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसे 2019 में कांग्रेस को, आपको याद होगा, 23% वोट मिले थे, और उससे पहले 2014 में 15% वोट मिले थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वोट उन्होंने दोनों को कंसोलिडेट कर लिया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा राजनीतिक अनुमान यह कहता है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, मान लीजिए कोई असर नहीं होता है, तो इस बार भी बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर केजरीवाल के प्रति लोगों में थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 6% बढ़कर 41 से 47% अगर हो गया, तो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि अगर उनका वोट शेयर 6 की बजाय 9% बढ़ गया, तो फिर उन्हें 5 सीटें मिल सकती हैं, और 12% अगर इन दोनों का वोट शेयर बढ़ गया, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में सहानुभूति की लहर पैदा हुई, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर 41% से बढ़कर 53% हो सकता है, और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। तो देखिए, यह निर्भर इस बात पर करता है कि ये पहली बात, सहानुभूति लहर चलती भी है या नहीं, और इस सहानुभूति लहर से इन दोनों पार्टियों का वोट शेयर कितना बढ़ता है। अगर 6% बढ़ता है तो 2 सीटें मिलेंगी, 9% बढ़ता है तो 5 सीट मिलेंगी, और अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है, तो सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें ये जीत सकते हैं। और अगर कोई सहानुभूति लहर नहीं चलती, तो फिर बीजेपी 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीत लेगी। आज से हम आपके लिए एक नई पॉलिटिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत ही सरल भाषा में चुनावी दांवपेच समझाएंगे, ताकि आप भी नेताओं की राजनीति को, उनके चुनावी गणित को, उनकी राजनीतिक भाषा को, उनके कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से समझ पाएं। और इस सीरीज के पहले अंक में आज हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने अपने 34% सांसदों के टिकट इस बार क्यों काट दिए, और कांग्रेस अपने इतिहास में इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। बीजेपी ने अब तक 403 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें
104 सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। यानी पिछली बार जिन 303 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद थे, उन 303 सांसदों में से 104 यानी 34% सांसदों पर बीजेपी ने कैंची चला दी और 34% सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब यह है कि हर 3 सांसदों में से एक सांसद को इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हर 3 में से एक। जबकि पिछली बार बीजेपी ने अपने 119 यानी 42% सांसदों का टिकट काटा था और इस रणनीति से बीजेपी को तब चुनावों में काफी फायदा हुआ था। उस समय भारत में कुल 119 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी और इस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को इन लोकसभा सीटों पर नुकसान हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए तब बीजेपी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे और 100 से ज्यादा सीटों को उन्होंने फिर से जीत लिया था नए उम्मीदवारों के साथ। और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का इन लोकसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। उसने अब तक 34% सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी ने अभी अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 403 सीटों पर बीजेपी ने और 71 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। जबकि 69 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो पहले तो आप ये गणित समझ लीजिए, बीजेपी 403 नाम घोषित कर चुकी है, उसके सहयोगी दल 71 सीटों के नाम घोषित कर चुके हैं और अभी 69 पर घोषणा होनी बाकी है। यह हिसाब किताब हो गया एनडीए का। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 208 सीटों पर और उसके सहयोगी दलों ने 224 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि 111 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार शायद कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी तो लगभग 430 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस शायद बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सहयोगी दल अब तक 224 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं और अगर अनुमान हम लगाएं तो 50 और सीटों पर भी कांग्रेस के सहयोगी दल ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट अगर दे देते हैं तो ऐसे में कांग्रेस भारत में 269 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे चली जाएगी। बीजेपी लगभग 430 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अनुमान है कि कांग्रेस सिर्फ 269 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस तरह चुनावों से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी, जो कांग्रेस है वो बीजेपी से लगभग 150 सीटें पीछे चली जाएगी। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक 400 से कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, अब ये आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2004 में 417 सीटों पर, 2009 में 440 सीट, 2014 में 464 और 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा। और पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जो विनिंग परसेंटेज है वो रहा है लगभग 10%। यानी जितनी भी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है उनमें से लगभग उसने 10% सीटें जीती हैं। यानी कांग्रेस अगर इस बार 269 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे इस औसत के हिसाब से, पिछले 2 चुनावों के विनिंग परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम सिर्फ प्योर कैलकुलेशन और गणित की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका विनिंग जो परसेंटेज है वो 10% है। अगर आप देखें पिछली बार 421 का भी अगर आप देखें तो 10% होता है 42, पिछले उससे पहले उन्होंने 464 पर था, उसका 10% होता है 46। और कांग्रेस ने लगभग अगर आप 5-10 सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं तो लगभग कांग्रेस ने इतनी ही सीटें जीती हैं। इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस को अगर बीजेपी को टक्कर देनी भी है तो उसे कम से कम बीजेपी के बराबर तो सीटों पर चुनाव लड़ना ही चाहिए था, तभी वो असल में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास में
सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लगभग 270 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।